अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली असगर फ्रॉम चैनल सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि दो चार्जेस के दरमियान अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो वो मैग्नीट्यूड कितना होता है। बात पे गौर करना है। मैंने बात की है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम कोलम्स लॉ को यूज़ करते हुए फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर ली जाए तो बात कंप्लीट होती है? बिल्कुल नहीं। हमें वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मतलब ये कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो तो हम कोलम्स लॉ के ज़रिए फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। अब वो डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे हम आज के लेक्चर में, और इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्स लॉ। तो लेट से मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक चार्ज Q2 है जो डिस्टेंस R पर पड़े हुए हैं। अब ये चार्ज Q2 इस Q1 पर जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हम पहले उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। F ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। 1-2 का क्या मतलब है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2 इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है K Q1 Q2 बाय R²। इस फार्मूले से अब हमने क्या बात की है कि फोर्स के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड बता देना काफ़ी नहीं होता, हमें फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मतलब ये कि ये Q2 अगर इस Q1 पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये Q2 इस Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और वो जो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा वो डायरेक्शन होगी इस R की। R डिस्टेंस की डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा Q2। अब डायरेक्शन बताने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वेक्टर्स के चैप्टर में कि डायरेक्शन को बताने के लिए आपको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि R की डायरेक्शन में ये Q2 इस Q1 को रिपेल कर रहा है तो हम कौन सा यूनिट वेक्टर लिखेंगे? यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे R। मतलब ये कि R की डायरेक्शन में ये Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा। और जैसे हमने 1-2 लिखा था फोर्स के साथ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे R1-2। तो यहाँ पे इस फोर्स को अब मैं ट्रीट करने लगा हूँ वेक्टर की तरह। वेक्टर का साइन लगाऊंगा, तो जब मैं वेक्टर का साइन लगाऊंगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और वो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग। ये आ गया यूनिट वेक्टर R1-2, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सी थी? 1-2। अब ये चार्ज Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये Q1 भी तो इस Q2 को रिपेल करेगा। अब ये Q1 इस चार्ज Q2 को कौन सी डायरेक्शन में रिपेल करेगा? नज़र आ रहा है कि Q1 इस Q2 को R की डायरेक्शन में इस तरफ रिपेल करेगा। तो क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर चार्जेस हैं तो मैं इनके सेम वेक्टर्स बना रहा हूँ। मतलब जितनी फोर्स ये Q2 इस Q1 पर लगाएगा उतनी ही फोर्स Q1 इस Q2 पर लगाएगा और इसको R की डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। अब हम पहले तो लिखते हैं कि ये Q1 Q2 को कितनी फोर्स के साथ रिपेल करेगा। तो F फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 इक्वल टू K Q2 बाय R²। अब ये फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है, हमें इस फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तब हमारी बात कंप्लीट होगी। तो ये Q2 को इस R की डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड F21 लिया है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी आएगा R2। मतलब ये है कि ये चार्ज Q1 इस Q2 को R21 मतलब इस रेडियस की डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। तो इस फोर्स को अब हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, वो आ जाएगा R21। यहाँ पे हमने 21 लिखा है तो इधर भी लिखेंगे R21। ये हमने बात कर ली है कि दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो। अब हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखें यहाँ पे ये चार्ज Q2
Q1 को इस डायरेक्शन में जब रिपेल करता है तो मतलब उसने क्या किया है, एक्शन किया है। तो ये चार्ज Q1 भी इस Q2 को रिपेल करेगा, मतलब क्या कि उसने क्या किया है, रिएक्शन किया है। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो एक्शन फोर्स कौन सी थी, एक्शन फोर्स थी F12, रिएक्शन फोर्स थी F21। अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो हम साइन लगा देंगे नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन शो करेगा कि इस फोर्स F21 की डायरेक्शन इस F12 के अपोजिट है। अब F1 और F21 की अगर हम यहाँ से इन दो इक्वेशन से इधर वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी। F12 की वैल्यू थी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और क्योंकि यूनिट वेक्टर्स भी लिखने हैं तो इसका यूनिट वेक्टर था R12 यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर था R21 यूनिट वेक्टर और साथ में नेगेटिव साइन। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज़ यहाँ से लेकर इधर पुट कर दी हैं और नेगेटिव का साइन उसी तरह से आएगा। सिर्फ क्या किया है, F12 और F21 की वैल्यू इन दो इक्वेशन से उठाकर इधर पुट कर दी हैं। अब आपको नज़र आ रहा है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और दूसरी साइड पर भी है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रहेगा, बाकी हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर और माइनस का साइन। हमारे पास सिर्फ यूनिट वेक्टर बाकी रह जाएंगे, और क्योंकि इस R21 के साथ माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो F12 थी वो F21 के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि R21 के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन शो करेगा कि ये R21 इस R12 की अपोजिट डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें हमने देखना होता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं, लेट्स से मेरे पास Q1 और Q2 दो चार्जेस हों और इनके दरमियान अगर मैं कोई मीडियम इंसर्ट करता हूं तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो हम अब यही बात करेंगे कि जब कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स, इफेक्ट ऑफ मीडियम। एक बात का तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, लेट से एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और वो r डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान मैं कोई मीडियम इंसर्ट करूंगा तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। अब वो फोर्स कितनी रिड्यूस होगी ये हमने देखना है। फोर्स कम तो होगी लेकिन वो फोर्स कितनी कम होगी, वो एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाएगी। ये एक ख़ास फैक्टर है, मतलब ये है कि जब हम कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो फोर्स इस फैक्टर के लिहाज से कम हो जाती है, एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाती है। जो न्यू फोर्स आती है हम उसको कह सकते हैं लेट से वो फोर्स F डैश है। अब ये एप्सिलॉन r क्या है, एप्सिलॉन r को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इस एप्सिलॉन r की वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है। आप यहाँ पे अगर पेपर इंसर्ट कर रहे हैं दरमियान में तो इस एप्सिलॉन r की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर इन दो मीडियम्स के दरमियान एयर है तो एप्सिलॉन r की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.000
6। मतलब ये कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान एयर है, कोई और मीडियम नहीं है, मीडियम एयर है, तो फिर ये फोर्स इतने टाइम्स कम होगी। तो ये फोर्स 1.0006 टाइम्स कम होगी। मतलब ये कि ओरिजिनल फोर्स जो F है उस पे हम लोग ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिवाइड कर देंगे, जो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1.0006 बहुत कम वैल्यू है, तो वो फोर्स तकरीबन वही पहले वाली फोर्स ही रहती है। लेकिन यही एप्सिलॉन आर की वैल्यू जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें, अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 16। मतलब ये कि हमारे पास जो फोर्स ओरिजिनल है वो कितनी कम होगी, वो फोर्स 16 टाइम्स कम होगी अगर हम बात करेंगे जर्मेनियम की। मतलब ये कि दो चार्जेस के दरमियान अगर हम जर्मेनियम को इंसर्ट कर देंगे तो फिर वो फोर्स जो उन दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करनी थी वो कितनी कम हो जाएगी, वो 16 टाइम्स कम हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो ओरिजिनल कूलम फोर्स थी, अगर मैं वो पुट कर दूं तो ये हमारे पास जो F डैश है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तो है हमारे पास फोर्स इस F की वैल्यू जो कि कूलम फोर्स थे। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर। अब याद रखना है ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर हैं, इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल होते हैं सिंपल एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, एप्सिलॉन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये लिखा क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप एप्सिलॉन आर को अगेन डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह लिखने से आप एप्सिलॉन आर को डिफ़ाइन कर सकते हैं एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करें तो फिर आप इस तरह से ये फार्मूला लिखकर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यही एप्सिलॉन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। मतलब F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये एक फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा उस फोर्स का जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है और दो चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो फोर्स कितनी रिड्यूस होती है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।